तो हमने पढ़ लिया था कि इन संख्याओं का जो गुणनखंड करना वो हमने सीख लिया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ और। तो बच्चों यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आइए अब हम गुणनखंडों और गुणजों यानी कि क्या करना है अभी हमें, जो गुणनखंड हैं और गुणज हैं उसके बारे में कुछ रोचक तत्वों को देखते हैं, यानी तत्वों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लकड़ी की या कागज़ की पट्टियाँ एकत्रित कीजिए जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 मात्रा को, कितनी मात्रा को, 3 मात्रा को। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो देखो बी में लिखा हुआ है सिरे से सिरा मिला है, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 3 इकाई का एक लकड़ी का जो ये कह सकते हो, और या फिर कागज़ का भी पट्टी कह सकते हो, ठीक है। तो यह कागज़ मान लो या फिर आप इसे एक लकड़ी का गट्टा मान सकते हो। तो सिरे से मिलाया यानी कि एक तो यहाँ पर रखा, दूसरा सिरा एक और यहाँ पर मिलाया। नीचे दी गई आकृति को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऊपर पट्टी की लंबाई यानी कि जो पट्टी की लंबाई है 3 है, इक्वल टू 1 गुणे 3, यानी कि ये वाले जो आप देख रहे हैं तो क्या करोगे, 1 गुणे 3 करोगे तो मात्रक हो जाएगा, ठीक है, 3। इसके नीचे वाली पट्टी की लंबाई कितनी होगी, तो 6 मात्रक हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि इसको गुणा करके भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम जब इस संख्या को जोड़ते हैं यानी कि 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 1 3 तो ये और 1 3 ये वाला, तो 3 + 3 कितना होता है, तो 3 + 3 हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। अब हम बात करें तो यहाँ पर 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, तो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 9 हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो। अब देखो 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर और 1 3 यहाँ पर और 1 3 यहाँ पर, तो हम जोड़ते हैं तो 3 और 3 कितना होता है, 6, 6 और 9, 9 और 10 11 12, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। उसके बाद आप इसको जोड़ोगे तो 3 3 3 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। आप एक तरीके से और भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर देखो ये एक ही मतलब कागज़ का गट्टा है या फिर स्क्वायर टाइप है, तो आप 1 लिखते हैं और उसके बाद 3 इकाई है तो 3 लिखते हैं और इसके बराबर आप कितने लिख पाते हैं, 3 लिख पाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर 2 गड्ढे दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते थे। सबसे पहले 2 गुणे आप 3 कर सकते थे। आप 2 का पाड़ा 3 बार बोलोगे या 3 का पाड़ा 2 बार बोलोगे तो आपके पास आ जाएगा 6। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 3 देख पा रहे हैं, यानी कि 1 2 3 गड्ढे देख पा रहे हैं, यानी कि 3 3 इकाई के हैं, यह मतलब मात्रक है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और 3 3 इकाई के तो 3, तो यहाँ पर अब गुणा करने पर हमारे पास कितना आता है, 9 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो आप लिखोगे सबसे पहले 4 गुणे 3 लिखोगे, ठीक है। जब 4 का पड़ा आप 3 बार बोलोगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 का पाड़ा 3 बार बोलोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का आप गुणनखंड याद किया। तो देखो यहाँ पर कि एक बार तो आप जोड़ के इसको याद कर पा रहे थे और उसके बाद दूसरी बार गुणा करके याद कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको नज़र में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 का गुणज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 का पहाड़ा बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम सीखते हैं कि यहाँ पर हम इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया जो यहाँ पर हम समझेंगे। और
तो अगली पट्टी यानी कि अगली पट्टी की लंबाई 3 + 3 + 3, तो आपके पास 9 मात्रक आ जाएगा। साथ ही आप इसे क्या कर सकते थे और 3 × 3 कर सकते थे। तो आप जब 3 × 3 भी कर सकते थे या फिर 3 3 जोड़ भी सकते थे। दोनों कंडीशन में हमारे पास कितना उत्तर आया, हमारे पास उत्तर आया 9। इसी प्रतिक्रिया को जारी रखते हुए हम अन्य लंबाइयों को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 12 4 × 3 लिख पाएंगे, तो 15 को 5 × 3 लिख पाएंगे, जो हमने अभी कर दिया था थोड़ी देर पहले। खास बात करूं तो इस प्रकार से आपको YouTube पर कहीं वीडियो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर लेके चल रहा हूं। और यहाँ पर पूरा चैप्टर लेके चलने का मतलब यही है कि आपको बेहतर समझ में आ सके और आप हर उदाहरण समझ पाओ और हर सवाल आप कर पाओ। प्रश्न वाले भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि प्रश्न वाले के वीडियो अलग आएंगे आपके पास, और आपको YouTube पर ज़्यादा प्रश्न वाले के देखने को मिलेंगे, परंतु मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। क्योंकि मैंने स्कूल में विजिट करने के बाद मेरे को पता पड़ा है कि बच्चों का जो बेसिक ही कमज़ोर होता है, तो स्टूडेंट आगे 10वीं क्लास 12वीं क्लास में क्या ही कर पाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा पूरा मकसद है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जो संख्याएं देख पा रहे हैं 3 6 9 12 15, तो ये 3 के क्या हैं, गुणज है। मतलब कहने का कि 3 के पहाड़े की संख्या है। इसी प्रकार से 3 के गुणजों की सूची को 18 21 24 के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कह रहे हैं कि जैसे कि 15 के बाद कितना आएगा 18, 18 फिर 21 21 और 24, और ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा नंबर्स। यानी कि गुणज की बात करें कि हम पहाड़े की बात करें तो 10 तक ही पहाड़ा नहीं होता है, ये आगे संख्या बढ़ती रहती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 का गुणज था, यानी कि 3 का पहाड़ा बन रहा था। अब देखते हैं संख्या 4 के गुणज, यानी कि संख्या 4 के गुणज की बात करें तो 4 8 12 16 20 24 डैश डैश, मतलब आगे और जाएगा। तो ये क्या है, 4 का गुणज है, मतलब कि 4 का पहाड़ा है। जब आप 4 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। जब 4 में 4 4 जोड़ो 3 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। इस प्रकार से, ठीक है, 12 आएगा। उसके बाद आप 16 लिखोगे। यह सूची समाप्त नहीं होती है। इनमें से प्रत्येक गुणज 4 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो प्रत्येक गुणज 4 से बड़ा या उसके बराबर हो। गुणज जैसे 3 की भी बात करें तो 3 से बड़ा गुणज होगा या फिर 3 के बराबर होगा। 3 के बराबर की बात करें तो यहाँ पर 3 होगा, और उसकी बड़ी संख्या की बात करें तो आगे 6 9 और 12 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 4 के अंदर देखते हैं तो 4 उसके बराबर का गुणज है, और उसके बाद 8 12 16 20 24 जो आगे और नंबर हैं वो 4 से बड़े गुणज हैं। ठीक है, आइए देखें कि गुणनखंडों और गुणजों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसके लिए, गुणनखंडों और गुणजों के बारे में, इतना समझना है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर आपको क्या कहता है, इस पे आपको गौर करना है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती हो? क्या कह रहा है, क्या कोई ऐसी संख्या भी है क्या प्रत्येक गुणनखंड के अंदर आती हो? तो ये बात सही है कि प्रत्येक गुणनखंड के अंदर आएगी, ऐसी एक संख्या है। तो कौन सी संख्या है संख्या 1। उदाहरण के लिए 6 = 1 × 6 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 6। 18 = 1 × 18 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 18। तो यहाँ पर 1 है जो सभी संख्याओं का एक गुणज है। ठीक है, इसी जांच कुछ संख्याओं के साथ और कीजिए, मतलब कर लेते हैं, आपको समझा देता हूँ मैं।
तो अब यहाँ पर आप 9 देख पा रहे होंगे। 9 में आप जब 1 का गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 ही आएगा। आप यहाँ पर 10 ले सकते हो, 10 में आप 1 का गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 10 ही आएगा। और उसके बाद आप 13 ले सकते हो, 13 में जब 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 है जो सभी संख्याओं के साथ आ रहा है, मतलब गुणे के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप कॉपी में कुछ राइट करना चाहते हो पॉइंट लगाकर, तो ये जो है ये लाइन आप कॉपी में ज़रूर लिख दें। 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, यानी कि जो 1 है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, ये आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, और पहले मैंने बता ही दिया था यही सब कुछ। तो चलिए हम यहाँ पर ये वाली लाइन आप नोट कर देना, ये अभी बताया था वैसे मैंने। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। क्या 7 सेम का एक गुणनखंड हो सकता है? तो जो 7 है क्या सेम का एक गुणनखंड हो सकता है? तो ये सही है, क्योंकि 7 सेम का गुणनखंड होगा ही होगा। आप 7 को 7 गुना 1 के रूप में लिख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि हम लिख ही सकते हैं 7 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो 10 के बारे में हम क्या कहेंगे? 10 को भी तो हम लिख सकते हैं ना। 10 को हम 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, सीधी सी बात। और 15 के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो 15 के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि 15 है जो खुद का भी गुणज हो सकता है ना। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या को आप इसी रूप में लिख सकते हैं। तो हमने ऑब्वियसली लिख दिया। तो इसको जब गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। इसी प्रकार से हम आगे और बढ़ें तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या सेम अपना एक गुणनखंड होती है। पहले तो हम बात की थी 1 की, जो 1 है सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। परंतु हम दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेम संख्या है वो भी एक अपना सेम गुणनखंड होता है। यानी कि प्रत्येक संख्या एक संख्या की बात हो ही नहीं रही है, प्रत्येक संख्या सेम अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10, यहाँ पर 15, देन आगे और संख्या आप ले सकते हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। 16 के गुणनखंड क्या है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा, 16 के गुणनखंड क्या है? ऑब्वियसली 16 के गुणनखंड की हम बात करें तो हम कैसे याद कर पाएंगे? तो यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ इसको। तो देखो 16 के गुणनखंड की बात की है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 16 है वो इधर इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हमें ये पता लगाना है कि 16 में 1 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब 16 में किसका भाग पूरा का 2 का भाग पूरा जाएगा। अब 16 में किसका भाग पूरा जाएगा, तो 16 में 4 का भाग पूरा जाएगा। और किसका भाग पूरा जाएगा, तो 16 में 8 का भाग पूरा जाएगा। और 16 में 16 का भाग पूरा जाएगा। तो आपने क्या देखा? तो अब इस प्रकार से जब हम देखते हैं 16 में किस किस संख्या का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, तो जो संख्या आगे की साइड हम जो भाग लगा रहे हैं वो संख्या हमारे लिए गुणनखंड हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 नहीं है 4 8 और 16, तो ये क्या है? ये एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 4 8 और 16 इन गुणनखंडों में क्या आप कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो 16 को विभाजित न करता हो? यानी कि आप इसमें से ऐसा कोई गुणनखंड बता सकते हैं जो 16 को विभाजित नहीं करता हो। विभाजित नहीं करता हो मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसका भाग
पूरा का पूरा किसी संख्या का नहीं जा रहा है। तो जब हम 3 का भाग लगाते हैं तो ऑब्वियसली है कि हम 3 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। अब बात करें 20 और 36 के लिए भी उपयुक्त कथन की जांच कीजिए। तो हम कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है, हम कर लेते हैं कि वास्तव में क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 3 का है और 16 है, ये भी पॉइंट नंबर 3 का है। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 20। तो आप देखो 20 में किसका भाग जाएगा, तो 20 में हम सबसे पहले 1 का लगाते हैं तो ये 20 बार ही जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो 20 में 2 का भाग लगाओगे तो कितनी बार, 10 बार जाएगा। उसी प्रकार से आप 20 में 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसी प्रकार आप यहाँ पर 20 में 5 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, सीधी सी बात है, 5 बार जाएगा। तो अब यहाँ पर इतना नंबर आया, और क्या आ सकता है, और तो यहाँ पर 10 आ सकता है, 10 में भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ और फिर 10 लिखता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और आगे हम देखें तो और कितने का जाएगा, 20 का 20 में लगाना है। तो हम गुणनखंड की बात करें तो 20 का जो गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो है संख्या 20 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार आप संख्या 36 के भी निकाल सकते हो गुणनखंड। तो आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर दीजिए, मैं आगे इसको रब करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 36 को भी देख लेते हैं। तो चलिए 3 का ही है और 36 है, इसलिए 36 का हम कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, 1 का भाग इतनी बार जाएगा, 36 बार ही जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसमें 2 का भी भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 का पाड़ा बोलो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो चलिए 18 बार ये जाएगा। उसके बाद बात करें तो 36 में 3 का भाग जाएगा, 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर 36 में भाग जाएगा 4 का कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर 36 में किसका और भाग जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 6 का भाग जाएगा, हम 6 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 36 में 9 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 नम नम 2 नम 4 3 नम 4 नम 36 4 बार जाएगा। अब बात करें तो 12 कम 12 22 24 12 3 36। तो 12 का भाग 36 में 12 का भाग जाएगा। तो 12 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 12 का भाग यहाँ पर 12 कम 12 12 2 24 12 3 36 बार जाएगा। अब आगे देखें तो यहाँ पर ये सीधा 36 में हम ले देते हैं, क्योंकि आगे और होंगे वो तो अपन को नहीं करने हैं। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना मुझे। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा तो वेल एंड गुड कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं सब नंबर्स लिख देता हूँ। 1 गुणनखंड लिख रहा हूँ, 2 3 4 6 9 12 और 36, ठीक है। तो ये कुछ गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर आप कॉपी में कुछ बात नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजन होता है। यानी कि पूर्ण विभाजन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। मतलब जो भी गुणनखंड आया, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 4 6 9 12 36 आया, जो आया है तो 36 में जब इन नंबरों का हम भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो 20 के अंदर बात करें तो 20 के लिए गुणनखंड आया 1 2 4 5 10 20। तो जब इन संख्याओं का जब भाग हम 20 के अंदर लगाएंगे तो भाग पूरा का पूरा जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको नोट करना है तो कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको वैसे समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आगे लेके आ पाएँ और आपको अच्छी तरह से सिखा पाएँ। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 4। तो जो
37 के गुणनखंड क्या हैं। अब बात कर रहे हैं 37 के गुणनखंड क्या हैं, तो ये 1, 2 और 17 और सेम 37, इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, यानी कि कौन सा है, तो 37 है। तो अन्य गुणनखंड 1, 2 और 17 संख्या 37 से छोटे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाले जो गुणनखंड हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले जो गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो जो 1 और 2 17 37 से छोटे हैं, और 62 और 81 56 के 20 भी के लिए भी इस कथन की जांच हम करते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पर इसका गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करके ये पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है और सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है। तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पर ये वाला जो देखा है, इसी हिसाब से आपको इनका भी करना है। तो यहाँ पर आप देखो जो 37 आया है, 37 का भाग 37 में जाएगा, तो जैसे कि इस प्रकार से करना, देखो यहाँ पर ये भाग जाएगा सबका, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है वो बताना है, और सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर 1 है जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा, और यहाँ पर 36 है तो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। ऑब्वियसली ऐसे हमको करना है, जो 81 और 56 हैं उनका, और 62 भी है। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और यहाँ पर देखते हैं कि हम और क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं और एक दी हुई संख्या के गुणनखंड की संख्या परिमित होती है, यानी कि फिट होती है। तो यहाँ पर देखो 74 के गुणनखंडों की संख्या 5 है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5 है। और इसके बाद बात करें तो 136 के कितने गुणनखंड हैं, तो 136 के कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड है, तो 96 के कितने गुणनखंड है। आप पाएंगे कि आप इनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्याओं को गिन सकते हैं। संख्या 10,574 या फिर 25,742 इत्यादि जैसी बड़ी होने पर भी आप इन संख्याओं के गुणनखंडों को गिन सकते हैं। यदि आपको इन संख्याओं को गुणनखंडित करने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी, हम कहते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंड की संख्या परिमित होती है, यानी कि परिमित का मतलब कि बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से 5वें पॉइंट में आप ये वाली जो लाइन है नोट कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं 6वां पॉइंट, जहाँ पर 7 के गुणज हैं, यानी कि गुणज की बात कर रहे हैं। गुणज जैसे कि 7, 14, 21, 28 और आगे भी और बढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 7 से बड़ा उसके बराबर है, यानी कि जो गुणज है 7 से बड़ा है या फिर 7 के बराबर है, तो 7 से बराबर 7 ही होगा। क्या यहाँ प्रत्येक संख्या के गुणजों के लिए सत्य होगा? इसकी जांच 6, 9, 10 के गुणजों को लेकर कीजिए, तो ऑब्वियसली बात है सत्य ही होगा, क्योंकि हमेशा बड़ी वो होगी। आपने 6 का पहाड़ा देखा होगा, उसके बाद 9 का पहाड़ा देखा होगा, उसके बाद 10 का पहाड़ा देखा होगा, उसी हिसाब से करना है। वैसे कोई इसमें कठिन काम नहीं है। हम पाते हैं कि संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो चलिए हम 6 की 1-2 लाइन लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर 6 के बाद कितना आएगा, 12, 1 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, गुणज है। तो 6 से बड़ा है, मतलब जो आगे वाला गुणज है, और 6 के बराबर है, ठीक है। ये ही हमें बता रहा है। हम आगे और बात करें तो जहाँ पर 9 भी देख पा रहे होंगे, तो हम 9 में जाए तो 1 नम 9, 2 नम 18, 3 नम 27 और 6 36 और आगे डैश डैश आगे बढ़ेगा। तो देखो 9 से बड़ा ही गुणज आ रहा है या फिर 9 के बराबर आ रहा है। 10 की बात करें तो क्या होगा, 10, 20, 30, 40 और 50 डैश डैश आगे बढ़ेगा।
तो अब 10 से बड़ा है तो गुणज आ रहा है, या फिर 10 के बराबर कह सकते हो। तो आप इसमें से ये कुछ लाइन लिखना चाहते हो तो ये वाली लाइन लिख सकते हो, अंडरलाइन की हुई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। हमने बात की 6 की, 5 की, अब करते हैं 7 की। 5 के गुणज लिखिए। चलिए 5 के गुणज लिख देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5, 10, 15, 20, देन आगे 25 और 30 आएगा तो आगे आ जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि यहाँ सूची कहीं समाप्त तो होगी? नहीं, यहाँ सूची समाप्त तो ना होगी। यानी कि हम कहते हैं कि पहाड़े 10 तक ही लिखे जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पहाड़ों की जो संख्या है वो आगे तक चलती रहती है, और हम 10 तक इसलिए याद करते हैं कि हमें हमारे दिमाग के अंदर रहें और हम उस एक्सरसाइज प्रैक्टिस के अंदर आ जाएं कि हम उतना ही तो कर पाएँ 10 तक। तो आगे और बढ़ेगा। ठीक है, गुणज इसकी जांच 6, 7 के गुणजों को लेकर कीजिए। देखो 6 की गुणज तो मैंने ऑलरेडी राइट दिस स्क्रीन, यहाँ पर 6 के गुणज तो लिखे हैं। 7 की गुणज की बात करते हैं तो 7 का जो गुणज है 7, 1 तो 2 21, और देन आगे भी बढ़ेगा। तो ये क्या है? गुणज है इनके। गुणज आगे बढ़ते रहते हैं, ये 10 के बाद आगे और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बता देना कि आगे बोनस कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब क्या होता है बेटा? कि अपरिमित का मतलब यह होता है कि वो आगे तक बढ़ेगी, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। और परिमित की बात कर रहे हैं तो एक सीमा डिफाइन होगी कि वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम आगे की स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 8। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है वो समझते हैं। यहाँ पर है 8, क्या 7 सेम का एक गुणज है? तो ओबियसली बात है जो 7 है सेम का गुणज है, क्योंकि ये भी थोड़ी देर पहले हमने इसी क्लास के अंदर पढ़ा है। हाँ, क्या 7 = 7 गुणे 1 है? क्या यहाँ अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है? देन राइट, ये सत्य होगा, क्योंकि देखो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो वो सेम संख्या का गुणज है। 16 भी लिख सकते हो आप, 16 गुणे 1। तो आप अपनी कॉपी में कुछ लिखना चाहते हो तो ये वाली लाइन लिख देना, प्रत्येक संख्या सेम का एक गुणज होती है। प्रत्येक जो संख्या सेम का एक गुणज होती है। इसी प्रकार से जो हम डायग्राम में पढ़ा था वो वाली चीज़ें हैं क्या? 6 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं। साथ ही 1 + 2 + 3 + 6 = 12 होता है, तो इनको जोड़ा गया है। या फिर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर देखो 2 गुणे 6 है, 2 गुणे 6 से कितना आता है? 12 ही आता है। हम प्राप्त करते हैं कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग, 6 के सभी गुणनखंडों का योग 6 का दुगुना है। 28 के सभी गुणनखंड, जैसे कि गुणनखंड की बात कर रहा है तो हमने अभी 6 के गुणनखंड की बात की, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1, 2, 3, मतलब कि 6 का भाग पूरा का पूरा जाए उस संख्या। तो अब ये इन संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, ये जो संख्या आई है गुणनखंड, उन संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 12 आता है। जब हम 12 आता है तो हम 2 गुणे 6 करते हैं, तब भी हमारे पास कितना आता है? 12 आता है। 28 के सभी गुणनखंड, जैसे कि 1, 2, 4, 7, 14 और 28, इन्हें जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं कि हमारे पास कितना आता है? 56 आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इनके गुणनखंड हैं, 6 की बात करें तो 6 के जो गुणनखंड हैं तो हमारे पास 1, 2, 3 और 6 आया था। तो जब ये आया है तो हमेशा ये दुगुना होता है, मतलब कि हम इसके 2 गुना कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है आगे का नंबर। इसके बाद देखो यहाँ पर 28 की बात करें तो 28 के सभी गुणनखंड को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है?
56 आता है। तो 56 क्या है 28, मतलब कि 28 गुणे 2 यानी कि 2 गुना प्राप्त होता है हमें, इसी नंबर के अंदर प्राप्त होता है, बाकी के नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अर्थात 28 के सभी गुणनखंडों का योग 28 का 2 गुना होगा। तो यहाँ पर 6 का 2 गुना हो गया, यहाँ 28 का 2 गुना। आप अपनी कॉपी में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, सभी क्या है गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। आप उसे क्या कह सकते हैं, एक संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। तो आप संपूर्ण संख्या, आपको कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, 6 और 28 है। मतलब कि जब हम इनके गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने पर और जो गुणनखंड आता है उसको हम जोड़ते हैं तो उसका 2 गुना प्राप्त होता है, और जो 2 गुना प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या है, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या 10 है? नोट 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 को हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं आती। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख लेते हैं 10 का गुणज क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा और क्या होगा, 10 होगा। इतना ही होगा क्या? और क्या होगा, 5 भी होगा ना, 5 होगा। तो आप देखो 1 + 2 + 5 + 10 जोड़ो कितना होता है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3 और 5 कितना हो गया, 8 और ये 18 आता है। तो क्या 18 2 गुना है क्या, 10 का 2 गुना कितना होता है, 10 का 2 गुना 20 होता है, पर 20 आए नहीं। तो ये क्या है, संपूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो कि आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, उदाहरण के सवाल जो कि आपको समझने हैं क्योंकि किए हुए हैं किताब के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 68 लिखा हुआ है। तो 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, यानी कि 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए का मतलब क्या है, यानी कि 68 के गुणनखंड को लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 68 में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1, 17, 2, 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 68 के गुणनखंड की बात करें तो आप 68 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हो, 4, 17, 34 और 68 लिख सकते हो। तो ये क्यों लिख रहे हैं गुणनखंड, क्योंकि अब ये जो संख्या है जब इसके अंदर हम भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, इसलिए ये क्या है, गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाली चीज़। तो ये सवाल यानी कि ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो इसके गुणनखंड इन्होंने लिखे हुए हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। हमें थोड़ी देर पहले ये गुणनखंड एक्चुअली में लिखे भी थे, तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखते हैं 6 के सभी प्रथम गुणज की बात कर रहा है। तो गुणज की क्या बात कर रहा है, प्रथम 6 गुणज मतलब कि 6 का पारा लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, सीधा आप ये लिखोगे 6, 12, 18, 24 और ये कितने की बात कर रहे हैं। तो 1 तारीख बनता है, 6 3 तारीख 9, 4 तारीख 12, 5 तारीख सॉरी 1 संग 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 17 36। तो 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिख दिए। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर ये उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि किताब में किए हुए हैं और इसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, तो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यह हमें समझने की जरूरत है।
तो यहाँ पर हम समझते हैं कि देखिए, अब हम किसी संख्या के गुणनखंड करने की विधि से परिचित हैं, यानी कि गुणनखंड कैसे करते हैं वो हमको पता है। निम्न सारणी में लिखे कुछ संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इस टेबल को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर इस लाइन में आप ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है और इन संख्याओं का जो गुणनखंड है यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या है, मतलब कि कितना गुणनखंड हुआ है वो बताया गया है। तो यहाँ पर 1 का गुणनखंड 1 ही होता है। 2 का गुणनखंड, जैसे कि 2 में हम किसका भाग लगा सकते हैं, जैसे कि 2 में हम 1 का और 2 में 2 का भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी, 1 और 2 गुणनखंड है, तो ये कुल मिला के 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। गुणनखंड 2 क्यों है वो मैंने अभी समझाया, क्योंकि 3 के अंदर किन किन संख्या का भाग जा रहा है, 1 का 3 का, तो इसलिए 2 गुणनखंड हो गए। उसके बाद बात करें 4 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाएगा, 1 का भाग, 2 का भाग, 4 का भाग, तो यहाँ पर कुल मिला के इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। उसी प्रकार से हम और आगे देखें तो यहाँ पर आप 5 देख पा रहे होंगे। तो 5 में किस किस का भाग जाता है, तो 1 का भाग जाता है और 5 का ही भाग जाता है। तो यहाँ पर कितना आगे गुणनखंड की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या 2 है। उसी प्रकार आगे हम देखें तो 6 की बात करें तो 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग, 6 का भाग, तो जो भाग जाता है, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर हमने इसलिए 4 लिखे हुए हैं। उसी प्रकार 7 की बात करें तो यहाँ पर जो 7 है, 7 में किसकी संख्या का भाग जाता है, तो 1 का जाता है और 7 का सेम संख्या का भाग जाता है। तो यहाँ पर ये गुणनखंड क्या हो गए, गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। अब 8 की बात करें तो 8 में किसकी संख्या का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का भाग पूरी की पूरी तरह से जाता है। तो यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 4 है, तो ये रहे 4। इसी प्रकार हम 9 की बात करें तो 9 संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब हम आगे बात करें 10 की, तो यहाँ पर 10 है, 10 में हम किस किस संख्या का भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम भाग लगा सकते हैं 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। तो ये इसके 10 के गुणनखंड है। तो 10 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, 4 गुणनखंड है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिए हैं। यहाँ पर आगे बात करें तो 11 के, तो 1 और 11 होते हैं, तो मतलब 2 गुणनखंड हो गए। उसके बाद 12 की बात करें तो 12 में किसकी संख्या का भाग जाता है, 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, कुल मिला के 6 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 12 के। तो बच्चों आपने ये टेबल अच्छी तरह से समझ ली होगी कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे और अभ्यास ज़रूर करें, आपको और बेहतर समझ में आएगा। और आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस से देखें और आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच समय पर और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और सवाल करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ थ्योरी है, इसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से और हम आगे निकलते हैं। हम देखते हैं कि ए संख्या 1 का 1 गुणनखंड यानी कि सेम वही संख्या गुणनखंड होगी, यानी कि ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था। कुछ संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि ऐसी संख्या हैं जिनमें ठीक 2 गुणनखंड हैं, यानी कि सिर्फ 2 गुणनखंड है। तो यानी कि एक तो 1 है और उसके बाद सेम संख्या है। तो ये जो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इन संख्या को हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या। किसको अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि जिस संख्या के अंदर सिर्फ 1 का भाग जा रहा हो
और उसके बाद उस सेम संख्या का भाग जा रहा हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर 2 के अंदर देख पा रहे होंगे कि 2 में 2 का भाग जाएगा और 2 में 1 का भाग जाएगा। इस प्रकार से आप 3 के अंदर देख पा रहे होंगे कि 3 में आप 3 का भाग लगा सकते हो, 3 में आप 1 का भाग लगा सकते हो। तो ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, तो ये जो संख्या हैं अभाज्य संख्या है। आप इसकी कुछ डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ से ये वाले लिख सकते हो। डेफिनेशन ब्लैक में दिख रहा होगा। वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और सेम वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। इन संख्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अभाज्य संख्या ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। आप अन्य अभाज्य संख्या जरूर लिख देना, क्योंकि इसी प्रकार से लिखना है आपको कि एक 1 का भाग जाना चाहिए और एक सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। हम सी पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है। और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या हम कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या, ठीक है? ना कि ये अभाज्य संख्या है, ना कि ये भाज्य संख्या है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आपने इस स्लाइड के अंदर आपने ये सीख लिया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर एक गेम दे रखा है या फिर इसको अभाज्य गुणनखंड करने की विधि दे रखी है। तो सिंपल है, वैसे हम देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। क्योंकि एनर्जी नाम की जो चीज़ होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं कि 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर इसको समझाने में मैं समर्थन करता हूँ, जैसे कि अब आपको समझा पाऊँ। 15 और ये जो आप देख पा रहे होंगे जो अगले हैं, हम यहाँ एक सरल विधि जैसे कि 1 से 100 तक के 20 की अभाज्य संख्या, यानी कि हम अभाज्य संख्या बिना उसके गुणनखंड किए, अभाज्य संख्या हमें याद करनी है 20 का बिना उसके गुणनखंड किए। यह विधि पूर्व 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ यानी कि इराटोस्थेनीस यानी ने दी थी। आइए इस विधि को देखते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाया अनुसार, यानी कि आप यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको गुणनखंड नहीं करना है, परंतु आपको भाज्य और अभाज्य संख्या को ज्ञात करना है। वो कैसे कर पाएंगे यह हम समझते हैं। यहाँ पर जो इसके सरण दे रखे हैं, यानी कि इसको समझने के लिए 1 को काट दीजिए, यानी कि जब है ना 1 को काट दीजिए, क्या यहाँ एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो यहाँ पर जो 1 काट दिया तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। वेल एंड गुड की काट दिया। उसके बाद क्या किया? नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 2 पर घेरा लगाइए, यानी कि इन्होंने क्या किया? 2 पर क्या किया? घेरा लगा दिया। जब 2 पर घेरा लगाने के बाद 2 पर घेरा लगाइए और 2 के अतिरिक्त उनके सभी गुणजों जैसे कि 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। मतलब कि अब ये देखना है कि जो 2 है, 2 का भाग किस किस संख्या के अंदर जाता है, उन संख्या को काट देना है, ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर देखो 4 को काट दिया, 6 को काट दिया, 8 को काट दिया। उसके बाद यहाँ पर और देखो कि 12 को भी काट दिया। उसके बाद हम देखेंगे 14 को काट सकते हैं, 16 को काट सकते हैं, 18 को काट सकते हैं, 20 को काट सकते हैं, 22 को काट सकते हैं, 24 को काट सकते हैं, 26 को काट सकते हैं और 28 को काट सकते हैं। यहाँ पर इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। मतलब कि 2 का भाग पूरा का पूरा जिस संख्या में जाएगा उस संख्या को हमें काट देना है। तो इसको 50 को काट सकते हैं, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। इसको क्यों काट रहे हैं? क्योंकि इसका भाग पूरा का पूरा जाएगा इस संख्या के अंदर
इसलिए हम इसको कैंसल मतलब काट रहे हैं, काट लेते हैं एक बार। कहे अनुसार जो विधि के अंदर कहा है वो हम कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी काटते हैं इनको, गर्मी बहुत है। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी संख्याएं ना कट गई। तो रही क्या, तो अब देखते हैं कि आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या कौन सी है। तो अगली बिना कटी संख्या है 3, और 3 पर 11 लगाइए, यानी कि 3 पर 11 लगा देते हैं। अगली बिना से ये कटी नहीं थी तो 3 पर 11 लगाया। अब ये करना है, 3 पर 11 लगाने के बाद उसके अतिरिक्त उनके सभी गुणजों को काट दीजिए, यानी कि अब 3 के पहाड़े में जो आ रहे हैं उनको सभी को काट देना है, या फिर 3 का भाग पूरा का पूरा जाता हो। तो चलिए यहाँ पर 9 की बात करते हैं, और इसके बाद बहुत सारे नंबर्स हैं। 15 भी आता है 3 के पहाड़े में, 18 तो ऑलरेडी कट गया है, 27 आता है, 21 काट लो, 33 काट लो, ऑलरेडी कटा हुआ है। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से इन सवालों को पूरा करना है, और आप क्या पता कर पाओगे, जैसे कि अगली बिना कटी हुई संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 पर आप क्या करोगे, 11 लगाओगे, और 5 पर 11 लगाइए, और 5 के अतिरिक्त उनके सभी गुणजों को क्रॉस कर दीजिए। तो यानी कि उसके 5 के सभी गुणज होंगे उनको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, वह आप कर पाओगे। ठीक है, अब चरण 5 में देखते हैं। इन प्रतिक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपयुक्त सूची में दी हुई संख्या पर या कोई घेरा न लग जाए या वे काट न दी जाए। घेरा लगी हुई सभी संख्या, यानी कि जो घेरा लगा हुआ सभी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, और 1 के अतिरिक्त सभी काटी हुई संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि ये क्या कह रहा है, 1 के अतिरिक्त सभी काटी हुई जो संख्या है भाज्य संख्या है। यहाँ विधि कौन सी विधि कहलाती है, विधि इराटोस्थीनिस की चलनी विधि कहलाती है। तो देखो यहाँ पर जो कह रहा है, घेरा लगी हुई सभी संख्या अभाज्य संख्या, यानी कि जो घेरा लगी हुई है, जैसे कि घेरा कौन कौन सा लगा है, मैं एक बार यहाँ पर घेरा लगा देता हूँ ये, और इसके बराबर संख्या लिखता हूँ। तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 के बाद आता है 29 के बाद कितना आता है, 31 के बाद हमारे पास आता है 37 के बाद हमारे पास कितना आता है, 41 के बाद हमारे पास कितना आता है, 43 के बाद हमारे पास कितना आता है, 47 के बाद हमारे पास कितना आता है, 53 के बाद कितना आता है हमारे पास आता है 59 के बाद कितना आता है, 61 के बाद हमारे पास आता है 67 के बाद हमारे पास आता है, उसके बाद आता है 71 के बाद कितना आता है, 73 के बाद कितना आता है, 79, उसके बाद आता है हमारे पास 83, इधर लिख देता हूँ 83, उसके बाद हमारे पास कितना आता है, 89, और उसके बाद आता है ये, और उसके बाद ये। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी आ गई। तो अभाज्य संख्या 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 अभाज्य संख्या निकल के आई। क्या हमने कुछ गलती तो नहीं की है, एक बार गिनना जरूर पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
सॉरी एक बार और गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल मिला के 25 संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। हाँ ठीक है। तो कुल मिला के कितनी है, 25 संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या कितनी है, 25 अभाज्य संख्या है। 1 और 100 के बीच में बात करें तो 25 अभाज्य संख्या है और 25 अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कितनी होगी, तो 25 में से क्रॉस किया हुआ संख्या हम देखते हैं। 25 में से आप क्या करोगे, 100 में से 25 माइनस कर दो, 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 75। तो कुल मिला के जो 75 होगी वो भाज्य संख्या होगी। तो आपने यहाँ पर समझा कुछ अलग मेथड जिससे आप गुणनखंड नहीं करो तो भी आप उसकी भाज्य और अभाज्य संख्या आसानी से ज्ञात कर सको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 5 पे, ठीक है। अगली स्लाइड में जाते हैं। ये सवाल मेरे को कराने की थी पर अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया, वीडियो लंबा हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये सवाल सिंपल थे, इसको हम स्किप करते हैं। और यहाँ पर देखो सम और विषम संख्या की बात करें, सम और विषम संख्या की बात करते हैं। तो क्या आप संख्या 2 4 6 8 10 में कोई प्रतिरूप यानी कि पैटर्न देखते हैं? आप पाएंगे कि इनमें से 2 का गुणज है। ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, 2 का गुणज दिख रहा है। 2 का गुणज मतलब 2 का पाढ़ा आपको दिख रहा है। तो ये जो संख्या, ये संख्या है सम संख्या कहलाती है। जो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। शेष सभी बची हुई संख्या होगी प्राकृत संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सभी कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। आप आसानी से जांच कर सकते हैं कि 1 2 या 3 अंकों वाली संख्या सम संख्या है या नहीं। यानी कि 1 अंकों वाली संख्या और 2 अंकों वाली संख्या की हम बात करें तो वो संख्या सम है या विषम है, हम कैसे पहचानते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 7 5 6 4 8 2 यानी कि कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। जैसे कि बड़ी संख्या एक, ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है या नहीं, तो हम कहते हैं ये क्या है, सम संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको इकाई अंक को गौर करना है, देखना है क्या 2 से भाग देकर क्या यहाँ प्रतिरूप जटिल नहीं होगी। वैसे भी हो जाएगा जटिल, क्योंकि हम भाग दोगे तो बहुत बड़ा भाग जाएगा और आप और परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीछे का अंक देखना है। तो पीछे का अंक देखते आपको पता पड़ जाएगा कि विषम है या सम। तो यहाँ पर पीछे आप 2 देख पा रहे हो, तो ये 2 है, मतलब कि सम संख्या है। हम कहते हैं कि वह संख्या जिनके इकाई के स्थान पर, जैसे कि इकाई के स्थान पर ये नंबर आ जाए 0 2 4 6 8, ये नंबर आ जाए तो आप कह पाओगे कि अंक ये आ जाए तो आप क्या कह पाओगे, ये सम संख्या है। और इसीलिए संख्या 350 4862 ये क्या है, सम संख्या है। पीछे क्या आ रहा है, ये वाला मतलब 2 4 6 8 0 2 4 6 8 में जिससे 6 आ रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या है। संख्या 4 5 7 और 2 3 5 9 और 8 2 3 1 ये विषम संख्या है। क्योंकि आइए अब कुछ रोचक तत्वों को ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है। इकाई के स्थान पर जब, सॉरी यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं, वो फिर बात करते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। आपको याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है,
तो 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 बताना है। इस प्रकार 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। सबसे पहले ये आप लाइन लिखना चाहो लिख देना कॉपी के अंदर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11। क्या आप इस सूची में कोई सम संख्या देख रहे हैं? नहीं देख रहे। सभी संख्या विषम संख्या है। कुछ और अभाज्य संख्याएं देखने का प्रयत्न कीजिए, यानी कि जो अभाज्य संख्या होगी वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी, परंतु 2 को छोड़ के। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या कहलाएगी। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या कहलाएगी। तो हम बड़ी संख्या को कैसे पहचानेंगे विषम संख्या के अंदर? आप उसके पीछे आप क्या क्या देख पाओगे, जैसे कि 1 देख पाओगे, 3 देख पाओगे, 5 देख पाओगे, 7 देख पाओगे, 8, 9 देख पाओगे। ये जो संख्या आप किसी नंबर के पीछे देखते हो, यानी कि संख्या के पीछे देखते हो या अंक देखते हो, तब आप कहोगे कि विषम संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पर इसके संख्या में 1 है तो ये विषम संख्या है। इसमें ये देख सकते हो कि विषम संख्या 9 पीछे है इकाई अंक। चलिए हम फाइनली हम आगे की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं की विभाजकता की जांच, यानी कि पूरा वीडियो कंप्लीट बनेगा आपके सामने।